हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेलेनिज्म एंड हिब्रोइज्म इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में हेलेनिज्म और हिब्रोइज्म को आपस में ब्लेंड कर दिया, पैराडाइज लॉस्ट को एक प्रॉपर शेप देने के लिए। हेलेनिज्म किसे कहते हैं? हेलेनिज्म एक्चुअल में ग्रीक कल्चर को कहते हैं। ग्रीक आर्ट, उनका स्टाइल, उनकी वैल्यूज, उनकी थॉट, उनके बिलीव्स, इन सब चीज़ों को हम हेलेनिज्म कहते हैं। हेलेनिज्म एक्चुअल में एक इन्फ्लुएंस था आने वाली एजेस के लिए, उन कल्चर्स के लिए। यानी कि लेटर एजेस में राइटर्स इमिटेट करते थे, कॉपी करते थे क्लासिकल कल्चर को, वैल्यूज़ को, ग्रीक कल्चर को। तो उस चीज़ को हम इमिटेशन की उन्होंने, उससे इन्फ्लुएंस हुए और इन्फ्लुएंस को हम हेलेनिज्म कहेंगे। हेलेनिज्म यानी कि ग्रीक कल्चर, क्लासिकल थॉट, इसे हम हेलेनिज्म कहते हैं। और हिब्रोइज्म किसे कहते हैं? ये एक्चुअल में हेब्रू से आया है। जूइश लोग, उनका कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, उनकी मॉरल वैल्यूज़, उनका एथिकल सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था। तो ये एक्चुअल में पैराडाइज लॉस्ट ब्लेंडिंग है हेलेनिज्म की यानी कि क्लासिकल वैल्यूज कल्चर की, और हिब्रोइज्म की यानी कि स्ट्रिक्ट क्रिश्चियनिटी की, स्ट्रिक्ट मॉरल वैल्यूज की। तो पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने हेलेनिज्म और हिब्रोइज्म को ब्लेंड किया है, उसे प्रॉपर शेप देने के लिए। और इससे हमें जॉन मिल्टन की डीप एंगेजमेंट का अंदाजा होता है कि किस तरह से वो क्लासिकल वैल्यूज में और क्रिश्चियनिटी के अंदर डीपली एंगेज्ड थे। इसीलिए उन्होंने इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड किया और पैराडाइज लॉस्ट को प्रॉपर एक शेप दी। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हेलेनिज्म और हिब्रोइज्म को पैराडाइज लॉस्ट में यूज किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं हेलेनिज्म इन पैराडाइज लॉस्ट। हमने पहले भी पढ़ा कि हेलेनिज्म कहते हैं ग्रीक कल्चर को, ग्रीक वैल्यूज को। तो ग्रीक कल्चर के अंदर सबसे प्रोमिनेंट चीज क्या थी? वो थी रीजनिंग। ग्रीक कल्चर रीजनिंग से भरा हुआ था। उनकी आर्ट, उनके वर्क्स में रीजनिंग हमें सबसे ज्यादा मिलती है। उसके बाद ब्यूटी, देन फिलॉसफीज उनकी बहुत फेमस थी, और ह्यूमनिज्म। ये सारी चीजें ग्रीक कल्चर, आर्ट, उनकी वैल्यूज में हमें मिलती हैं। तो हेलेनिज्म क्या है? ग्रीक कल्चर है। तो ग्रीक कल्चर है तो ये सारी चीजें भी इसमें फोकस होंगी। तो पैराडाइज लॉस्ट में भी मिल्टन ने इन सब चीजों को अपना फोकस रखा है, यानी कि रीजनिंग, ब्यूटी, फिलॉसफी, ह्यूमनिज्म, इन सब चीजों को अपना फोकस रखते हुए जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है। जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है, इस तरह से एपिक फॉर्म और स्टाइल को फॉलो किया गया है। जब भी एपिक पोएम के बारे में बात करते हैं हम, तो क्लासिकल राइटर्स, ग्रीक राइटर्स, होमर और इलियड, इनकी एपिक पोएम सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आती है हमें। तो जॉन मिल्टन ने भी उन्हीं एपिक पोएम्स को, उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अपनी इस पोएम को लिखा है, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट को। और इसमें एलिवेटेड लैंग्वेज, ग्रैंड सिमिलीज और इन्वोकिंग द म्यूज, यानी कि म्यूज को भी पुकारा है। तो ये सारे एलिमेंट्स एक्चुअल में ग्रीक एपिक्स से आए हैं, क्लासिकल एपिक पोइम्स से, जिनको जॉन मिल्टन ने फॉलो किया है। उसके बाद ग्रीक मिथोलॉजी और फिलॉसफी। जॉन मिल्टन ने अपने इस वर्क के अंदर ग्रीक गॉड्स को कंपेयर किया है सैटर्न और उसके फॉलन एंजल्स के साथ, जैसे कि टाइटन गॉड, ये ग्रीक गॉड है। इस तरह की और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनको यूज किया है जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में कंपेयरिंग के लिए या एग्जाम्पल के तौर पर। उसके अलावा हीरोइक और ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हैं, जैसा कि सैटर्न का कैरेक्टर हीरोइक भी है और ट्रेजिक भी है। और हीरोइक और ट्रेजिक एलिमेंट्स और ये क्वालिटीज हमें मिलती थी ग्रीक कैरेक्टर्स के अंदर, जैसा कि प्रोमीथियस, एक्किलीज और बहुत सारे ग्रीक कैरेक्टर्स, उनमें हमें ये क्वालिटीज मिलती थी। वो रेबेलियस होते थे, एम्बिशियस थे और फ्लॉड थे, और यही क्वालिटीज हमें सैटर्न में भी मिलती हैं। तो हीरोइक और ट्रेजिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं हमें पैराडाइज लॉस्ट में। तो हेलेनिज्म पैराडाइज लॉस्ट में बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि एपिक है तो एपिक क्वालिटीज को फॉलो किया गया है। उसके अलावा हीरोइक और ट्रेजिक एलिमेंट्स और ग्रीक मिथोलॉजी,
ये सारे एलिमेंट्स हमें मिलते हैं पैराडाइज लॉस्ट में, जो कि हेलेनिज्म के एलिमेंट्स है। उसके बाद है हेब्रोइज्म। हेब्रोइज्म पैराडाइज लॉस्ट में कहाँ पर है? जैसा कि हमने पढ़ा कि हेब्रोइज्म ज्यूइश लोगों के कल्चर के बारे में है, जो कि स्ट्रिक्ट मॉरल वैल्यूज और एथिकल सिस्टम को फॉलो करते थे। तो हेब्रोइज्म के अंदर हम डिवाइन लॉ, मोरालिटी, ओबीडियंस और रिवलेशन, इन सारी चीज़ों को एसोसिएट करते हैं हम हेब्रोइज्म से। इसे हम स्ट्रिक्ट क्रिश्चियनिटी भी कह लेते हैं। और मिल्टन तो क्रिश्चियनिटी से या बाइबल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उसी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपना ये वर्क लिखा है और बिब्लिकल थीम्स को भी यूज़ किया है, जैसा कि मोनोथेइज्म। मोनोथेइज्म क्या है? एक्चुअल में ये बिलीफ है कि एक ही खुदा एग्जिस्ट करता है, खुदा एक है और कोई भी नहीं, और डिवाइन जस्टिस को भी। ये चीज़ें हम पैराडाइज लॉस्ट में देखते हैं। मिल्टन हमें पैराडाइज लॉस्ट के थ्रू बताते हैं कि खुदा ने जजा और सजा रखी है, जो कि सैटन और एडम की फॉर्म में हमें दिखाया गया। एडम और ईव को हेवन से निकाला गया क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था, और उसकी सजा के तौर पर उन्हें हेवन से यानी जन्नत से निकाल दिया गया था। तो ये मॉरल वैल्यूज क्रिश्चियनिटी में मिलती हैं हमें, स्ट्रिक्ट मॉरल वैल्यूज। उसके अलावा मॉरल एंड एथिकल फोकस। हेब्रोइज्म में मैंने क्या कहा? स्ट्रिक्ट एथिकल सिस्टम था। तो हेब्रोइज्म एक्चुअल में जो खुदा के बनाए हुए कानून हैं उनके स्ट्रिक्टली ओबीडियंट हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट में भी हमें यही मिलता है कि एडम और ईव का फॉल क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी मॉरल वैल्यूज को, अपने एथिकल सिस्टम को, यानी कि खुदा के बनाए हुए कानून को फॉलो नहीं किया। वो ओबीडियंट नहीं थे और उसी की सजा उन्हें मिली कि उन्हें हेवन से निकाल दिया गया। उसके अलावा हम एक प्रॉफेटिक विजन देखते हैं। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में हमें बता रहे हैं कि जिंदगी एक स्ट्रगल है। इंसान कभी ओबीडियंट रहता है और कभी रिबेलियस हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान वो स्ट्रगल करता है, और ओबीडियंस के थ्रू ही इंसान जिंदगी में कामयाब हो सकता है। अगर वो रिबेलियस हो जाएगा, अगर वो खुदा के बनाए हुए कानून के खिलाफ चला जाएगा, तो फिर उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये है हेलेनिज्म और हेब्रोइज्म पैराडाइज लॉस्ट में। अब हम इन दोनों का बैलेंस देखते हैं। जॉन मिल्टन ने इन दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड रखते हुए एक प्रॉपर वर्क क्रिएट किया, जिसे हम पैराडाइज लॉस्ट कहते हैं। सैटन का प्राइड दिखाया, जो कि हेलेनिज्म है। ग्रीक कल्चर, ग्रीक वैल्यूज, ग्रीक वर्क्स के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं। उनके कैरेक्टर्स में देखते हैं हम प्राइड को, और सैटन के प्राइड की वजह से ही उसका डाउनफॉल होता है, क्योंकि वो हेब्रोइक यानी कि स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन या मॉरल वैल्यूज को फॉलो नहीं करता और खुदा के बनाए हुए कानून के खिलाफ जाता है, जो कि उसके डाउनफॉल की वजह बनती है। तो यहाँ पर हेलेनिस्टिक क्वालिटी क्या है? सैटन का प्राइड, जो कि हमें ग्रीक कैरेक्टर्स के अंदर मिलता है। और हेब्रोइक क्वालिटी क्या है? कि सैटन का डाउनफॉल, क्योंकि उसने खुदा के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी की। तो ये दोनों क्वालिटीज हमें सैटन में मिलती हैं। उसके अलावा एडम और ईव, उनका भी डाउनफॉल क्यों होता है? क्योंकि वो खुदा के बनाए हुए कानून के खिलाफ जाते हैं। उनकी भी एंडिंग क्या है? ट्रेजिक है। वो ट्रेजिक एंडिंग कहाँ मिलती है हमें? ग्रीक कल्चर में। तो यहाँ पर भी हमें हेलेनिज्म और हेब्रोइज्म की एक खूबसूरत ब्लेंडिंग मिलती है। तो ये है हेलेनिज्म और हेब्रोइज्म इन पैराडाइज लॉस्ट। हम दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड देखते हैं। ग्रीक कल्चर को भी फॉलो किया हुआ है, डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज किया गया है, और हेब्रोइज्म यानी कि स्ट्रिक्ट डिवाइन लॉ को भी फॉलो किया गया है। सैटन जो है उसके अंदर भी दोनों ट्रेड्स हैं कि वो अपने प्राइड की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस होता है, हीरो बन जाता है, लेकिन उसका डाउनफॉल क्यों होता है? कि वो डिवाइन लॉ को फॉलो नहीं करता। उसके अंदर हम ओबीडियंस नहीं देखते, और यही चीज़ एडम और ईव में भी मिलती है हमें, कि वो डिवाइन लॉ को फॉलो नहीं करते और गुनाह करते हैं, जिसकी सजा उन्हें मिलती है, उन्हें हेवन से निकाल दिया जाता है। लेकिन उनके अंदर भी ट्रेजिक एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो ये ट्रेजिक एलिमेंट्स क्वालिटीज किसकी हैं? हेलेनिज्म की। तो इस तरह से जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में हेलेनिज्म यानी कि ग्रीक कल्चर और हेब्रोइज्म यानी कि स्ट्रिक्ट मॉरल वैल्यूज क्रिश्चियनिटी को
साइड बाय साइड रख के इस वर्क को लिखा है। इन दोनों चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती के साथ इस वर्क के अंदर ब्लेंड किया गया है और फिर इस वर्क को एक शेप दी गई है। तो ये है हेलेनिज्म एंड हेब्रोइज्म इन पैराडाइज लॉस्ट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।